कि मेरी एक इच्छा है, तुम पूरी करोगे क्या? तो बोले कौन सी इच्छा है? बोला इच्छा बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि आप कबूल ये करोगे क्या? बोले मैं करूंगा। तो मैं संघ के गीतों को मैं चाहता हूं कि वो शब्द इतने ताकतवान है, अच्छे हैं कि कोई अच्छा गायक उसको प्रस्तुत करे और वो गीत तैयार हो। जब अटल जी महाराष्ट्र के दौरे पर आते थे तो 4-5 बार उनके साथ सहायक के रूप में मैं जाता था। एक बार उन्होंने मुझे बताई हुई छोटी सी बात थी जो मेरे जीवन में मुझे बहुत काम में आई। उन्होंने कहा कि कितना भी तुम्हें महत्वपूर्ण काम हो और आपके ऑफिस में और आपके कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति आपको मिलने के लिए आया होगा तो उसको बिना मिले निकल जाना ये बिल्कुल सही नहीं है। उसको मिलना चाहिए, बल कम समय में मिलो, उसको कहो कि मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है, और उसको ये बताने के बाद फिर आगे निकलो। आपको पता है कि बाला साहब ठाकरे जी का स्वभाव कैसा था, और बाला साहब के साथ जब अटल जी आते थे तो मुलाकातें जब शुरू होती, हमारी अलायंस थी, तो कभी कभी हम 2-3 लोग कभी जाते तो हमारे मन पे ये बड़ा टेंशन रहता था कि बाला साहब क्या बोलेंगे तो क्या जवाब देंगे, और वहां बातचीत होने के बाद बाहर जाकर क्या बोलेंगे तो फिर अटल जी क्या जवाब देंगे। तो बड़ा हमारा ब्लड प्रेशर डाउन ऊपर जा होते रहे। बाला साहब कोई संकोच नहीं करते, जो मन में आते थे वो बोल देते थे कि आज 25 साल के बाद हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव थे, उसमें से 3.5-4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का कार्य हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम, नेता का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी के जन्म शताब्दी के निमित्त अशोक जी ने अटल संस्मरण, ये अटल जी के बारे में अपना अनुभव कथन इस किताब के बारे में लिखा है। ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है कि पुराना इतिहास जो होता है वो वर्तमान काल में याद करने के बाद भविष्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और ये भी है कि हमारे मराठी साहित्य में शिवाजी सावंत करके बहुत बड़े लेखक हैं, अभी लेखक थे, अभी नहीं है वो। उन्होंने महारथी कर्ण के जीवन पर मृत्युंजय करके मराठी कादंबरी लिखी है, बहुत लोकप्रिय, उसका सभी भाषाओं में संस्करण निकला है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि विस्मृति ये मानव जाति को भगवान ने दी हुई एक अनमोल भेंट है, भूल जाना। जब उन्होंने ये बात कही तो कुछ बातों में ये जरूर सच है, पर जो स्मृतियां भविष्य में कार्य करने की प्रेरणा देती है, जीवन दृष्टिकोण देती है, और जिनके साथ काम करते समय हमें देश के लिए, समाज के लिए काम करने की प्रेरणा के साथ एक दिशा मिलती है, उस इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए अटल जी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। और इसलिए उनके जीवन का, उनके अनुभव का ये संस्करण, ये लोकतंत्र के इतिहास में जिन लोगों को आगे भविष्य में कार्य करना है उनके लिए कोई आइकॉनिक मॉडल कोई होगा कि लोकतंत्र में नेता ने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसका कार्य, कर्तृत्व, चाल चलन, व्यवहार, चरित्र कैसा रहना चाहिए, उसका आदर्श उदाहरण अटल जी थे। और विशेष रूप से मुझे कभी उनके भाषण के बारे में याद है कि एक बार नागपुर वो आए थे, और नागपुर भाषण होने के बाद कामठी मर के नागपुर से एक नजदीक 15-20 किलोमीटर पर एक क्षेत्र है, वहां भी अटल जी की सभा थी। तो एक सभा पूरी होने के बाद मैं और मेरे मित्र साइकिल पर निकले और साइकिल पंक्चर हो गई। तो मैंने कहा ये पंक्चर बाद में देखेंगे, ट्यूब नहीं बिठाएंगे, पर हम अटल जी का कामठी का भाषण कहीं मिस नहीं होना चाहिए। हम पंक्चर चलाते चलाते कामठी पहुंच गए। इतना उनके प्रति उत्कटता, प्रेम मन में था। उनका वक्तृत्व तो असामान्य था।
आज उसकी बराबरी करने में मुझे नहीं लगता कि इस करीब हमारे राजनीतिक इतिहास में इतना प्रभावशाली वक्तृत्व और वक्ता इस पूरे 50-60 साल के इतिहास में स्वाधीनता के बाद हम जिनको याद करेंगे उसमें अटल जी का नाम अग्रसर रहेगा। और इसलिए वक्तृत्व के साथ उनके भाव साहित्य के साथ और कविताओं के साथ भी उन्होंने व्यक्त किए, वो भाव भी उनकी कविताएं भी बहुत सुंदर थी। और कभी कभी हमें कुछ बातों का पता नहीं चलता। मेरे मन में एक बहुत दिनों से बात चल रही थी कि संघ में जो गीत हमने सीखे हैं उसको अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। तो रोड सेफ्टी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन जी, मैं और उस कार्यक्रम में शंकर महादेवन थे। और जब रोड सेफ्टी का गीत भी हमने तैयार किया था तो अमिताभ जी, मैं और शंकर महादेवन जी कार्यक्रम पे पहले चाय पीने के लिए बैठे थे। तो मैंने शंकर महादेवन जी का हाथ पकड़कर उनको कहा कि मेरी एक इच्छा है, तुम पूरी करोगे क्या? तो बोले कौन सी इच्छा है? बोला इच्छा बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि आप कबूल ये करोगे क्या? बोले मैं करूंगा। तो मैं संघ के गीतों को मैं चाहता हूं कि वो शब्द इतने ताकतवान है, अच्छे हैं कि कोई अच्छा गायक उसको प्रस्तुत करे और वो गीत तैयार हो। तो उन्होंने कहा कि आप गीत कौन से करना है तय करिए। फिर संघ में हमारे अनेक पदाधिकारी, प्रचारक, उनसे चर्चा हुई और सलाह मशवरा करके एक गीत तैयार हुआ। एक संग्रह गीतों की संख्या निश्चित हुई। अब मुझे संघ में यह प्रथा ही नहीं है कि कौन गीत लिखता, नीचे में कवि है, लेखक है, कोई लिखा ही नहीं जाता। तब जब एक एक गीत के बारे में जब प्रस्तावना थी तो उसमें गीतकार कौन है ये भी लिखना था। तब पहली बार मुझे पता चला कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, ये गीत अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। ये गीत यानी भविष्य के भारत को निर्माण करने के लिए उनके दिल से जो शब्द निकले थे, जो गीत आज भी बोलने के बाद एक प्रेरणा मिलती है, वो भाव, वो विचार एक प्रकार से अटल जी के शब्दों से उस गीत में व्यक्त हुआ था। और वो गीत बाद में शंकर महादेव जी ने गाया भी, सुंदर गाया है। और उन गीतों का आदरणीय मोहन जी की उपस्थिति में हमने उसको प्रकाशित भी किया और वो गीत इतने अमर हुए कि आज सोशल मीडिया पर करोड़ों से करोड़ों उसको हिट्स मिली। और जो गीत में भाव व्यक्त हुए वो लाखों करोड़ों लोगों तक गए। पर गीत लिखने में अनेक उनके गीत, उनके शब्द ये बहुत अलग ही थे। मैं थोड़ा छोटा कार्यकर्ता होने के नाते जब अटल जी महाराष्ट्र के दौरे पर आते थे तो 4-5 बार उनके साथ सहायक के रूप में मैं जाता था। एक बार मुंबई से हेलीकॉप्टर से शुरू हुआ और जब प्रवास शुरू हुआ तो उस कहीं ना कहीं चर्चाएं होती थी, बातचीत होती थी। और तब उनके अनुभव में वो कम बोलते थे, पर कभी कभी मूड आया तो बताने लगते थे। एक बार उन्होंने मुझे बताई हुई छोटी सी बात थी जो मेरे जीवन में मुझे बहुत काम में आई। उन्होंने कहा कि कितना भी तुम्हें महत्वपूर्ण काम हो और आपके ऑफिस में और आपके कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति आपको मिलने के लिए आया होगा तो उसको बिना मिले निकल जाना ये बिल्कुल सही नहीं है। उसको मिलना चाहिए, मतलब कम समय में मिलो, उसको कहो कि मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है, पर उसको ये बताने के बाद फिर आगे निकलो। एक छोटी सी बात उन्होंने बताई। एक बार मुंबई में जब ये 55 उड्डान पुल बना है तो वो विपक्ष के नेता थे, तो मैं उनके पास गया कि घाटकोपर में एक ब्रिज था, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। तो उस समय विधानमंडल में खूब गड़बड़ियां हुई, तो थोड़ा सा एग्रेसिव और मिलिटेंट जो लोग थे उसमें मैं भी एक था। तो उन्होंने अखबार पढ़ने के बाद मुझे कहा, क्या विरोध जताने के लिए क्या ये सब करना आवश्यक है? क्या शब्दों में ताकत नहीं है?
कि हम अपनी बात कह सकते हैं। ये सब क्यों हम करते हैं? और हमने मर्यादा का पालन करते हुए विरोध करना चाहिए। ये बात उन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में इसका पालन करना चाहिए, ये बात उन्होंने थोड़े नाराजगी के साथ, क्योंकि मैं उस समय विपक्ष का नेता था, तो मुझे कही और मुझे कम से कम लगा कि हमसे गलती हुई है। इन्हें छोटी छोटी बातों में उन्होंने छोटी छोटी बातें जो बताई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बार बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने कानूनी काम सबका करना चाहिए। हम जब शासन में नहीं जाते, मंत्री नहीं बनते, तब हम पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। पर जब हम मंत्री बनते हैं तो हम पार्टी के मंत्री नहीं, हम देश के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, ये याद रखना चाहिए। और इसलिए सही काम अगर किसी का होगा तो हमारा विरोधक भी अगर हमारे पास आता है और उसका काम नियमों के अनुसार अगर सही है तो वो करना चाहिए। ये छोटी सी बात है, उनसे सीखने के लिए मिली। और मुझे लगता है कि मैं जिस दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो रहा, आज का था और कल है, आज राज्यसभा में था, तो मैं मेरे क्वेश्चन और खत्म होने के बाद मेरे यहां सभी अधिकारी आते हैं 30-40, और बाद में फिर एमपीज भी आते हैं। तो आज भी चित्र था कि कम से कम 125 से 150 एमपी आए थे, अलग अलग पार्टियों के आए थे, और एक एक कंसर्निंग अधिकारी को, 4 लोगों को जो उसके साथ बातचीत करते हैं, और उन्हीं को आकर वो मेरे पास लेके आते हैं और मैं कहता हूं कि ये काम आपका हो जाएगा, ये काम इतने दिन में हो जाएगा, और ये काम नहीं हो पाएगा, ये अड़चन है। जो हो सकता है वो हो उसके लिए हाँ कहता हूं, जो नहीं हो सकता है वो नहीं कह सकता हूं। बहुत खुश होके जाते हैं। और ये जो अटल जी ने हमको उस समय कहा था कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। मन जो होता है उसके लिए किसी के प्रति आपके मन में, उसके मन में कटुता होगी, ये नहीं होनी चाहिए। विचारों की भिन्नता हो सकती है पर आपका व्यवहार बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में उनके विरोधकों के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, पर अपने विचारों के प्रति वो बहुत ही कमिटेड थे। अपने मूलभूत विचारधारा से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज की भाषा में पॉलिटिक्स जो है, सही में तो राजनीति की व्याख्या दोबारा करने की आवश्यकता है, कि उसको रिडिफाइन करने की इसलिए आवश्यकता है कि राजनीति यानी केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति है, राष्ट्र नीति है, समाज नीति है, लोक नीति है। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक उपकरण है। यह बात रखकर राष्ट्र के निर्माण के लिए सतत कार्य करना, ये उनके जीवन का व्यवहार था और वो करते रहे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो कन्विक्शन के प्रति, विचारधारा के प्रति बड़े आग्रही थे। आपको पता है कि बाला साहब ठाकरे जी का स्वभाव कैसा था, और बाला साहब के साथ जब अटल जी आते थे तो मुलाकातें जब शुरू हुई, हमारी अलायंस थी, तो कभी कभी हम 2-3 लोग कभी जाते तो हमारे मन पे ये बड़ा टेंशन रहता था कि बाला साहब क्या बोलेंगे तो क्या जवाब देंगे, और वहां बातचीत होने के बाद बाहर जाकर क्या बोलेंगे तो फिर अटल जी क्या जवाब देंगे। तो बड़ा हमारा ब्लड प्रेशर डाउन ऊपर जा होते रहे। बाला साहब कोई संकोच नहीं करते, जो मन में आते थे वो बोल देते थे। और एक आधे बार बाला साहब को मेरा जैसा व्यक्ति कहता था, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम था, तो मैं कहता था कि बाला साहब ये ऐसा ऐसा मत कहो, इससे मैसेज गलत जाएगा। तो फिर बोलते अच्छा, और पब्लिक मीटिंग में जाते थे और लोगों के सामने कहते थे जो मन में वो कहते थे। और ये नितिन मुझे सिखा रहा था कि ये बात मत बोलो करके। तो स्वाभाविक रूप से अटल जी जब उनसे बातचीत करते थे और बातचीत होती थी, उसका अनेक बार मैं साक्षी रहा हूं। और दोनों भी बड़े नेता थे, पर अटल जी ने बाला साहब का बड़ा आदर करते हुए अपनी बात को बड़े नम्रतापूर्वक उनको वो कहते थे। अपनी बात रखने की उनकी एक शैली थी। उनकी जो राजनीतिक विरासत में उनका कार्य, कर्तृत्व और नेतृत्व के साथ, वक्तृत्व के साथ उनका व्यक्तिगत आचरण राजनीतिक नेता के रूप में
बहुत ही आदर्श था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके इस स्वभाव का भी अनुभव अनेक समय आया। मुझे याद है कि अशोक जी ने जिसका उल्लेख किया कि मैं मुंबई में मंत्री था तो 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे बने, तब अटल जी के मंत्रिमंडल में पटवा जी मंत्री थे और पटवा जी, मैं मलबार हिल पर रहता था तो मंत्री थे तब भी और नहीं थे तब भी मेरे घर पर ही रहते थे। तो पटवा जी ने मुझे कहा कि नितिन तुम्हें मुझे अटल जी को मिलने के लिए चलना है। तो बोला क्या काम है? बोले अटल जी से मेरी बात हुई है, ये गांव को जोड़ने वाला जो काम है इस काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम आओ। तो मैं अटल जी के पास दिल्ली आया मिलने के लिए। तब सुधींद्र कुलकर्णी उनके पीएस थे, उनसे थोड़ी बातचीत हुई और मिलने के लिए गए। तो अटल जी ने मुझे ज्यादा नहीं इतना ही कहा कि तुमने उड्डान पुल वगैरह बहुत बनाए, पर हिंदुस्तान में जो गरीब जनता है, जो किसान है, जो गांव में रहता है, उस गांव को जाने के लिए रोड नहीं है और तुम इसकी कोई योजना तैयार करो अच्छी, ताकि हम गांव वालों को, किसानों को न्याय दे सके। अब मुझे भी इस बात का आश्चर्य लगा कि 47 में स्वाधीनता मिलने के बाद कभी ये विषय किसी के विचारों में नहीं आया। तो मैंने कहा अटल जी मैं जरूर इसके ऊपर काम करूंगा। ऑर्डर निकला और 3 महीने उस समिति में नाबार्ड के चेयरमैन थे, काफी लोग थे, और अध्ययन करके एक रिपोर्ट बना। और रिपोर्ट बनाने के बाद मैंने वो रिपोर्ट अटल जी को सौंपा। तब अडवाणी जी भी थे, सब थे। और जब रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दिन मैं यहां आया था तो अटल जी ने मुझे एकदम बोला, अरे क्या हुआ उस योजना का, क्या कर रहे हो तुम, अभी तक क्यों नहीं हुआ? मुझे भी लगा कि मैं तो रिपोर्ट दे दिया, अब मैं क्या बताऊं। तो मैं हंसते हंसते मैंने कहा अटल जी ये मैं कैसे बताऊंगा, ये तो देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, या आपको ही बताना है। तो फिर तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हुआ। फिर उनके यहाँ मीटिंग हुई तो उस समय नीति आयोग में एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने अटल जी के सामने कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। हम भारत सरकार का पैसा राज्य के सब्जेक्ट पर खर्चा नहीं कर सकते। तो उन्हें वहां गाड़ी बंद हो गई। फिर मैंने अटल जी को कहा अटल जी ये काम भी आवश्यक है, राज्यों के पास पैसा नहीं है, 47 के बाद इतने दिन हो गए और ये काम आपके बिना कोई कर नहीं पाएगा। और अटल जी अगर ये काम आप नहीं करोगे तो अगला चुनाव कैसे जीत पाओगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बोले क्या करना चाहिए? तो बोला अटल जी आपने बोलना चाहिए कि जो होगा सो होगा, बनाओ, करो इसको, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बोले मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोला बिल्कुल बोलो, आप बोल सकते हैं। और अटल जी ने कहा यह काम होना चाहिए और अटल जी ने उस योजना को स्वीकार किया और तुरंत बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की। और आज अशोक जी ने सही कहा कि आज 25 साल के बाद हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव थे, उसमें से 3.5 पौने 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का कार्य हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम, नेता का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। और आज वो योजना फ्लैगशिप योजना है। आज भी ग्रामीण विकास मंत्रालय में एमपी आते हैं, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आते हैं। ये योजना अटल जी ने दी। राष्ट्रीय महामार्ग का इतना बड़ा विस्तार होने की कल्पना उनके कार्यकाल में शुरू हुई। अच्छे रोड अगर नहीं बनेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता और इस बात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत उन्होंने की। एक बात जरूर है कि अटल जी का जो स्वभाव था वो एक उदारवादी, साहित्य, संस्कृति, कला, विशेष रूप से विदेश नीति, उनका विशेष इस विषयों पर उनका प्रेम था। पर सबसे बड़ी बात थी उनकी उदारता, यानी व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सहनशीलता, संवेदनशीलता, सर्वसमावेशकता और सबको साथ में लेकर चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
एक आधे मीटिंग में मुझे याद है कि एक बार जब चर्चाएं होती थी अलग अलग प्रकार की, तो आखिर में अटल जी को पूछते थे, अटल जी क्या करना है? तो वो शब्द यूज करते, पंचों की राय। आप सबका जो मत है वो करिए। और कभी कभी एक आधे बार ऐसा भी होता है कि वो राय उनके मन में, उनको अगर एक आधे बार मान्य नहीं होगी तो भी वो भावना व्यक्त नहीं करते थे। वो कहते थे मेजोरिटी की मान्यता है, पंचों की मान्यता है, इसको आगे जाओ। यानी इस प्रकार का एक बड़ा दिल रखकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम किया। अपनों को तो अपना माना ही, पर जो एक प्रकार से विरोधी थे उनको भी अपना माना। और ये इसलिए आज आवश्यक है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, इन दो बातों में राजनीति डिवाइड हुई है। आज हमारे देश में विचार भिन्नता समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। बहुत बार हम अनेक लोग पार्टी छोड़ते, इधर से जाते उधर से, तो मैं अकेले में पूछता आप क्यों छोड़ रहे हो? हम लोग भी हमारे पार्टी में थे, हमको तो ऐसा लगता था कि हमें जीवन में इस पार्टी को भी भविष्य नहीं, हमको भी कोई भविष्य नहीं, पर दिन निकला हमारा। तो तुम क्यों छोड़ते हो? पेशेंस रखो। कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी में रहने के बाद में भी और कितने चुनाव हारने के बाद में भी अपने विचारों के प्रति कटिबद्धता, कमिटमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, ये उनके जीवन का आधार था। और इस आधार पर रखकर वो आत्मविश्वास भी उन्होंने जगाया। मैंने जिस साल पार्टी में एंट्री की, उस दिन मुंबई में बांद्रा के समुद्र के किनारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था और मोहम्मद करीम छागला उस समय अधिवेशन में थे। और उन्होंने अपने पब्लिक भाषण में कहा था कि देश का भविष्य का प्रधानमंत्री जो होने वाला है वो यहां बैठा हुआ है। इतना गौरवशाली उल्लेख अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने किया। तब अटल बिहारी वाजपेयी बार बार यह कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश कैसा होगा ये महत्वपूर्ण है। अरे उनकी पूरी निष्ठा राष्ट्रवाद के विचारों के प्रति पूरी समर्पित थी। राष्ट्र का सर्वोपरि उत्थान हो, विकास हो, ये उनके मन में भावना थी। और ये हम करेंगे, ये दृढ़ विश्वास जगाकर कार्यकर्ताओं को पॉजिटिविटी के साथ वो आत्मविश्वास देते थे। और इसलिए मैं आज भी भूला नहीं हूं। मैं यंग विद्यार्थी था, उनका भाषण शाम को 5:30 बज रहे थे, सामने समुद्र दिख रहा था, सूरज डूबने की कगार पर था। और तब अटल जी समारोह के लिए खड़े हुए थे और उनके भाषण में उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये उस विश्वास के साथ उन्होंने जताया, उन्होंने बताया, तो कार्यकर्ता में एक रोमांच खड़ा हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रवाह के विरोध में जाकर कार्य करना बहुत कठिन है। अलू दस्तूर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नदी का प्रवाह जब बहता है तो काड़ी कचरा, मरी हुई मछली प्रवाह के साथ बह जाती है, पर जिंदी मछली जो होती है वो प्रवाह के खिलाफ तैरती रहती है। वो परिणामों की चिंता नहीं करती। वो कहते नहीं, मेरा कार्य, मुझे इस प्रवाह के विरोध में चलना है तो मैं चलूंगा। यही बात अटल जी ने अपने जीवन में हम सब के सामने आदर्श के रूप में रखी। कितने बार पराजय हुए, अटल जी भी हार गए। और उस समय बड़ा कभी कभी लगता था, मैं जिस साल पार्टी में आया और पुणे में पहली बार गया, लक्ष्मणराव मानकर और मैं उस स्टेशन पर उतरे, तो मैं 2 बैग पकड़ के था। तो एक हमारे महाराष्ट्र में मेरे एक मित्र थे, कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, तो वो भी उतरे। तो मैं अपना, मानकर जी सीनियर थे तो 2-3 बैग लेके कंधे में लगकर हम निकले। उतने में उन्होंने देखा, तो जिचकार ने देखकर देखा, अरे नितिन तुम ये सामान कहाँ लेके जाओ? आज हमारी पार्टी की मीटिंग है। बोले नहीं, ये चपरासी के पास दे दो। मैंने बोला मैं कार्यकर्ता हूँ, ये मैं लेके जाऊंगा। तो 2 मिनट रुकते हुए, नितिन यू आर ए वेरी वेरी गुड मटेरियल। बोले मुझे बड़ा दुख होता है नितिन, तुम बहुत अच्छा मटेरियल हो, बहुत आगे जा सकते हो, पर तुम गलत पार्टी में हो। इस पार्टी को कोई भविष्य नहीं है, ये पार्टी में रहकर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला डॉक्टर, मेरा कोई हो या ना हो, मैं एक बार कुएं में कूद कर जान दे दूंगा, पर मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा मैंने उसको बोल दिया। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शन, मैं नहीं करूंगा ये। तो बोला
देखिए फिर करते रहो। तो फिर उसने मुझे एक किताब दी थी, और वो किताब जो थी वो रिचर्ड निक्सन के जीवनी पर थी, और वो रिचर्ड निक्सन ने खुद लिखी हुई किताब थी। जब वाटर गेट के बाद जब उनके ऊपर बहिष्कार डाला गया, और यहां तक कि वॉशिंगटन में उनको कोई एरिया में उन्होंने घर लिया तो लोगों ने कहा नहीं हमारे यहाँ रहना भी नहीं आपने, ऐसी स्थिति में उन्होंने किताब लिखी थी। और उस किताब में उनका एक सुंदर वाक्य था, द मैन इज नॉट फिनिश वेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश वेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्धों में भी छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है, और जो लड़ते रहता है वो एक दिन जीत जाता है। और यही बात अटल जी अडवाणी जी ने अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाई। मान्यता नहीं थी, जनसमर्थन नहीं था, जीत नहीं थी, सम्मान नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, पर सब लोग एक विचार को लेकर काम करते रहे, परिणामों की चिंता नहीं की थी। चुनाव होते थे, हारते थे, चलते थे, अनेक बातें नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे, बहुत मुश्किलें थी। अटल जी अगर आते तो एयरपोर्ट पर किसी की अच्छी गाड़ी मिलने के लिए 10 लोगों के घर पूछना पड़ता था, और जब एक आधे को, मुझे तो याद है मैं जब था तो हमने एक को अध्यक्ष इसलिए बनाया कि उसके पास पुरानी एम्बेसडर थी, ताकि कोई नेता है तो लेने के लिए और छोड़ने के लिए काम में आएगा। ऐसी स्थिति थी। पर उस प्रतिकूल परिस्थिति में अटल जी ने हमें जो कुछ परिश्रम किए, त्याग किया, जो कुर्बानी दी, अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया, इन सिद्धांतों के लिए और विचारों के लिए समर्पित किया। देखिए एक बात बिल्कुल सही है, पर्सन एंड पर्सन, पर्सन श्रेष्ठ है, पर्सन एंड पार्टी, पार्टी श्रेष्ठ है, एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, फिलोसॉफी श्रेष्ठ है। एक विचारधारा के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की संकल्पना मन में थी, उस कन्विक्शन को आधार मानकर उन्होंने तय किया था कि इस मार्ग से हमको जाना है, और उसी मार्ग पर वो चलते रहे, चरेवती चरेवती, इसी भाव से चलते रहे। और जो विरासत विचारों की उन्होंने हम सबको दी है, और मैं तो आगे जाकर यह कहूंगा कि आज हमारे जैसे अनेक छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े अवसर मिले, प्रतिष्ठा मिली, मान मिला, सम्मान मिला, ये केवल हमारे कार्य और कर्तृत्व के कारण नहीं मिला है। आज हम जिस स्थिति में आए हैं उसका सही कारण यह है कि हमारे हजारों लाखों प्रचारकों ने, कार्यकर्ताओं ने, अटल जी जैसे नेताओं ने, अडवाणी अटल जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कितनी बड़ी लाइन है, इन्होंने पूरे तब एक जीवन का जीवन इस विचारधारा के देकर समर्पित किया, तब ये जो बेस खड़ा हुआ, तब शिखर पर खड़ा होने का मौका हमको मिला। अगर ये नहीं होते तो हम लोग शिखर पर जाने का सवाल नहीं उठता। ये उनका त्याग है, और इसलिए जो त्याग था, जो मिशन था उनका, जो जीवन में उन्होंने काम किया था, वो राष्ट्रवाद उनका आत्मा था। उनके विचारों में, उनकी कविताओं में, उनके भाषणों में राष्ट्र सर्वोपरि यही विचार था। और मुझे लगता है कि अशोक जी ने उनके जीवन के छोटे छोटे अनुभव, जो भविष्य के पीढ़ी में जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको प्रेरित करने वाले, ऐसे बहुत अच्छे इस किताब में उन्होंने अटल जी के संस्मरण में लिखे हैं। आजकल कभी कभी यूट्यूब पर आते हैं, अटल जी के भाषण आते हैं छोटे छोटे, और मन लगता है कि सुनते रहना चाहिए। वो थोड़ी सी रील रहती है तो तुरंत वो खत्म हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उनके पार्लियामेंट के भाषण शांतता से, कभी मर्यादा उन्होंने छोड़ी नहीं। उन्होंने प्रखरता से टीका टिप्पणी जरूर की, पर किसी के जख्म पर नमक छिड़काने का काम नहीं किया। वैचारिक मतभिन्नता होने के बाद भी उनका व्यवहार एक लोकतंत्र में एक आदर्श राजनीतिक नेता का सतत रहा। यही हमारी प्रेरणा है, और हम उनका जीवन हम सब के लिए आदर्श कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और मुझे लगता है कि अशोक जी ने ये जो पूरी यादें हैं, संस्मरण है, इस किताब के रूप में जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उन्होंने लिखा है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये लोगों तक जाएगा। और अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि जैसा जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम, इसको कोई अपवाद नहीं होता। पर लोकमान्य तिलक अक्सर ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल तक जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो जीवन किस प्रकार से जिया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए अटल जी का ये जीवन
उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, उनका स्वभाव, उनकी उदारता, उनका कविमन, देश के प्रति उनका समर्पित भाव, ये मुझे लगता है ये फिर से एक बार भविष्य के अनेक पीढ़ियों तक ये भाव जगाता रहेगा। और ये भाव जगाने के लिए अटल संस्मरण ये किताब जो पढ़ेंगे वो भविष्य के पीढ़ी उसको पढ़कर याद करके अटल जी ने बताए हुए मार्ग पर आगे जाने की कोशिश करेगी। यही ये किताब का सबसे बड़ा उपयोग होगा। मैं प्रभात प्रकाशन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस किताब निकाली है। और अशोक जी का तो काफी जीवन के अनेक सालों तक अटल जी के साथ जो व्यक्तिगत परिचय रहा उसके कारण अनेक बातें उनको पता थी, वो उन्होंने सब संस्मरण में लिखी है। उससे और अच्छी बातें जो अटल जी के बारे में वो लोगों तक जाएगी।